आज की वीडियो में बात करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कैसे करना है। अगर हम अपनी बिल्डिंग को पुलिस स्टेशन को किराए पर दें तो उस केस में क्या होगा। तो डीम्ड ओनर का केस क्या है, लीज पर प्रॉपर्टी दें तो उस केस में क्या होगा। तो काफ़ी सारे टॉपिक हैं आज की वीडियो में, तो इन सब की बात करेंगे आज की वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ये सेकंड हेड है। जो इनकम्स की अगर हम बात करें जो इनकम टैक्स के अंडर आती है, सबसे पहले आता है इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड वन होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड वन होता है पीजीबीपी, प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। उसके बाद फोर्थ वन आता है कैपिटल गेन एंड लास्ट वन होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ पर ये 5 हेड्स हैं जिसके अंडर हम इनकम को डाइवर्सिफाई करते हैं एज पर इनकम टैक्स। तो यहाँ पर जो सेकंड हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसकी बात कर रहे हैं हम आज की वीडियो में। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि वो इनकम आएगी जो हम अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी बिल्डिंग को रेंट पर देंगे। अगर हम अपना जो मकान है या कोई बिल्डिंग है उसे बेचेंगे तो उससे जो इनकम होगी वो इसमें नहीं आएगी, वो जाएगी कैपिटल गेन में। तो ये जब नेक्स्ट हम वीडियोस आएंगी धीरे धीरे इन चैप्टर्स की तो ये क्लियर हो जाएगी बात। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं स्टार्टिंग में क्लियर कर रहा हूँ कि इस हेड में सिर्फ जो रेंट से इनकम आएगी वो ही इंक्लूड हो गई, यानी कि हमने अपना मकान या कोई बिल्डिंग रेंट पर दे दी है, वो इनकम इस इनकम में आएगी जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर हमने मकान वगैरह बिल्डिंग वगैरह सेल की है उससे जो इनकम होगी वो कैपिटल गेन में जाएगी। तो सबसे पहले बेसिस क्या है चार्ज का, कि कब कौन से केस में जो रेंट से होने वाली इनकम है इसमें आएगी और कौन से केस में नहीं आएगी, तो उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें तो मान लीजिए ये कोई हमारी ग्राउंड कह सकते हैं इसे। तो अगर इस ग्राउंड को हमने रेंट पर दे दिया, यहाँ पर इस ग्राउंड पर कोई भी बिल्डिंग नहीं है, सिंपल ग्राउंड है, तो ग्राउंड को अगर हमने रेंट पर दिया तो उससे जो इनकम होगी वो भी इसमें नहीं आएगी, वो भी जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा अगर हम कोई ग्राउंड है अपना उसे रेंट पर दे दें, क्योंकि उस ग्राउंड पर कोई भी बिल्डिंग नहीं है। तो इस केस में कब इनकम आएगी, यानी कि कौन सी इनकम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगी। तो सबसे पहली कंडीशन है उसकी कि कोई लैंड है, अगर उस लैंड पर कोई बिल्डिंग है तो वो बिल्डिंग अगर हम रेंट पर देंगे तो उससे जो किराया होगा वो इसमें आएगा। अगर खाली ग्राउंड को किराए पर दिया तो उससे होने वाली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। लेकिन अगर कोई ग्राउंड है उस पे हमारी बिल्डिंग है या मकान है या हाउस है, अगर वो रेंट पर दिया है तो उससे होने वाली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगी। तो मान लीजिए ये रेंट जो ग्राउंड था इसके ऊपर ये बिल्डिंग आ गई, तो ये जो साइड में स्पेस बच गया यहाँ पर मान लीजिए घास उगा दी या कार पार्किंग के लिए स्पेस है, तो ये स्पेस भी इसके साथ इंक्लूड किया जाएगा। तो इस टोटल से होने वाली जो इनकम होगी वो आएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इनकम आने का बेसिक जो है पहला पॉइंट वो है कि लैंड होनी चाहिए और उस पर बिल्डिंग होनी चाहिए, और बिल्डिंग को हम रेंट पर देंगे। तो बिल्डिंग को जब रेंट पर देंगे उसके साथ जो भी लगती हुई जगह होगी थोड़ी सी या कार पार्किंग के लिए या लोन वगैरह जो बना दिया वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। सेकंड वन इज असेसी इज द रजिस्टर्ड ओनर। तो सेकंड पॉइंट जो है बेसिस का कि जो बिल्डिंग है हमारी, जो हमारी बिल्डिंग है वो जो असेसी है उसके नाम पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो ए है यानी कि ए पर्सन जो टैक्स पे करता है, तो ये जो बिल्डिंग है ये ए के नाम पर रजिस्टर होनी चाहिए। सबसे पहला केस तो था कि बिल्डिंग होनी चाहिए जमीन पर, वो केस पूरा हो गया। तो दूसरा केस है जो असेसी है वो इसका ओनर होना चाहिए, इसके नाम पर होनी चाहिए।
यानी कि जो म्युनिसिपल वैल्यू होती है, यानी कि जो म्युनिसिपल टैक्स वगैरह लगता है जो गवर्नमेंट के अंडर रजिस्ट्री होती है, वो पर्सन के जो असेसी है, जो टैक्स पे करने वाला है, उसके नाम पर होनी चाहिए। एंड थर्ड वन इज नॉट यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। तो और जो असेसी है वो इस बिल्डिंग का अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज ना करे। हालांकि वो जब रेंट पर देगा बिल्डिंग, तो वो जिस पर्सन को रेंट पर देगा वो हो सकता है अपने बिजनेस के लिए भी यूज कर ले, लेकिन असेसी खुद अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए उस जगह को यूज नहीं करेगा। तो ये 3 बेसिक पॉइंट है। अगर हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, तो ये 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक बिल्डिंग होनी चाहिए लैंड पर, उसके साथ साथ जो असेसी है वो उसका ओनर होना चाहिए, रजिस्टर्ड ओनर, यहाँ पर वर्ड आ रहा है रजिस्टर्ड, यानी कि रजिस्ट्री उसके नाम पर होनी चाहिए। और थर्ड वन है वो बिजनेस के लिए या प्रोफेशन के लिए यूज नहीं की जानी चाहिए असेसी के द्वारा। तो ये हैं पहले 3 पॉइंट। अब डिटेल में बात करते हैं कि बिल्डिंग किस तरह से हो, असेसी रजिस्टर्ड ओनर किस तरह से हो, किन केसेस में डीम्ड असेसी माना जाएगा या ओनर माना जाएगा, और बिल्डिंग बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज कैसे नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट पॉइंट है, बिल्डिंग प्लस लैंड अपेरेंट देयर टू, यानी कि जो बिल्डिंग है उसके साथ जो लगती हुई लैंड है वो सब इंक्लूड होती हैं, यही पहली कंडीशन है। तो इसी की डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है कि जो बिल्डिंग है वो हमने अपने बिजनेस के स्टाफ को दे दी, हालांकि उनसे किराया हम लेंगे, यानी कि जो हमारा बिजनेस है और हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। कोई मिस्टर ए है, उसका कोई बिजनेस है, तो उसके पास जो ये बिल्डिंग है वो उसने अपने एम्प्लॉइज को दे दी। और एम्प्लॉइज किसके लिए काम करते हैं, उसके बिजनेस में काम करते हैं, यानी कि जो उसका काम है, प्रोफेशन या बिजनेस है, उसमें जो उसके एम्प्लॉइज हैं उन्हें उसने वो बिल्डिंग रहने के लिए दे दी। तो यानी कि इस केस में क्या होगा, जो भी रेंट उनसे रिसीव करेगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होगा, वो जाएगा पीजीबीपी में, यानी कि बिजनेस इनकम माना जाएगा, क्योंकि वो एम्प्लॉय उसके बिजनेस के लिए काम करेंगे, यानी कि उसके बिजनेस के लिए काम करेंगे वो, तो इसलिए उसकी बिजनेस की ही इनकम होगी उनसे। तो ये जो रेंट रिसीव करेगा एम्प्लॉइज से, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, वो जाएगा पीजीबीपी में। उसके बाद सेकंड केस आता है कि हमारी जो बिल्डिंग है वो बहुत बार क्या होता है कि हम पुलिस स्टेशन के लिए रेंट पर दे देते हैं। तो सेकंड केस यही है कि बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग हमने लेट आउट कर दी है किसे, पोस्ट ऑफिस को, कोई जो पोस्ट ऑफिस है हमारी लोकेलिटी में, या कोई बैंक है या कोई पुलिस स्टेशन है। तो इस केस में भी जो इनकम, जो रेंट हमें मिलेगा वो बिजनेस इनकम माना जाएगा, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये हमने एक जो डिटेल्ड बात की है, क्या है कि अगर हमने बिल्डिंग अपने बिजनेस के एम्प्लॉइज को रेंट पर दे दिया, उनसे जो रेंट आएगा वो हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होगा, वो बिजनेस की इनकम माना जाएगा। उसी तरह से बिल्डिंग अगर पुलिस स्टेशन वगैरह, पोस्ट ऑफिस या बैंक के लिए लेट आउट कर दी, किराए पर दे दी, तो वो जो रेंट आएगा वो भी बिजनेस इनकम माना जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होगा। तो ये एक और पॉइंट आता है, वो है कंपोजिट लेटिंग का। कंपोजिट लेटिंग ये क्या चीज है, इसकी बात करते हैं। कंपोजिट लेटिंग, तो यहाँ पर जब हम अपनी बिल्डिंग को किराए पर देते हैं, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, ए है, उसकी कोई बिल्डिंग है, वो उसने किराए पर जब दी, किसे दी, बी को। ए ने अपनी बिल्डिंग बी को किराए पर दी, तो उस बिल्डिंग में फर्नीचर लगा हुआ था। आजकल हम जैसे देखते हैं जॉइंट ही आता है, फर्नीचर, बेड वगैरह, अलमीरा वगैरह, तो सब कुछ जॉइंट था। तो यहाँ पर जो वो किराया वसूल करेगा बी से, उस बिल्डिंग का या उस घर का जो भी किराया वसूल करेगा, तो उस किराए में एक तो उस हाउस का या उस बिल्डिंग का किराया होगा, और दूसरा उस फर्नीचर फिक्सर का भी किराया होगा, फर्नीचर फिक्सचर का भी किराया उसमें ऐड होगा। यानी कि अगर उसने टोटल किराया वसूल किया है एक महीने के हिसाब से 20,000 रुपए,
तो यहाँ पर अगर तो वो इसे डाइवर्सिफाई कर पाए कि इस 20,000 में से 12,000 रुपए तो हैं घर के, यानी कि ये जो हाउस का किराया है, और बाकी के जो 8,000 रुपए हैं ये किराया है इस फर्नीचर का। अगर तो वो बाइफरकेट कर पाए इस तरह से कि ये 20,000 में से 12,000 तो इस घर के हैं और 8,000 इस फर्नीचर के हैं, तो ये वाले 12,000 तो आ जाएंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, और ये जो 8,000 फर्नीचर वाले होंगे ये जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ये इसमें नहीं आएंगे, ये चले जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और दूसरा केस है यहाँ पर कि वो किराया वसूल करता है 20,000 रुपए, लेकिन वो इसे डाइवर्सिफाई बाइफरकेट नहीं कर पाता कि 12,000 कौन से 8,000 कौन से। अगर ये केस ना हो, सीधा ए को किराया मिला 20,000 रुपए, तो उस बिल्डिंग में फर्नीचर फिक्सचर भी लगा, उसे टोटल किराया मिला 20,000 रुपए, और उसे नहीं पता कि घर का किराया कितना है, फर्नीचर का कितना है, या वो बताना नहीं चाहता। तो इस केस में क्या होगा, जो टोटल 20,000 रुपए वो वसूल करेगा वो चला जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, फिर वो 20,000 रुपए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएंगे। या तो वो अलग अलग बता दे कि 12,000 घर का है, 8,000 फर्नीचर का है, फिर तो 12,000 हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएंगे, 8,000 अदर सोर्सेज में। लेकिन अगर वो ऐसे अलग अलग नहीं बता पाता या नहीं बताना चाहता तो टोटल 20,000 रुपए चले जाएंगे हाउस प्रॉपर्टी में। तो ये है कंपोजिट लेटिंग का केस। एंड लास्ट वन इज पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन, यानी कि कोई हाउस है या बिल्डिंग है, उसका गेस्ट हाउस की तरह अगर कोई पर्सन यूज करता है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, वो जाएगा पीजीबीपी में, यानी कि उसे बिजनेस इनकम माना जाएगा, क्योंकि वो पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन यानी कि गेस्ट हाउस के रूप में यूज कर रहा है, तो वो इनकम बिजनेस इनकम मानी जाएगी, पीजीबीपी में जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। तो ये था केस बिल्डिंग प्लस लैंड अपारेंट, जो फर्स्ट बेसिक पॉइंट है इसका। अब बात करते हैं सेकंड वन की। तो नेक्स्ट पॉइंट जो बेसिक था वो था कि असेसी रजिस्टर्ड ओनर होना चाहिए। इसका क्या मीनिंग है, पर्सन हुज नेम इज रजिस्टर्ड इन केस ऑफ मॉर्गेज, मॉर्गेजर इज ओनर। तो यानी कि जो पर्सन है जिसके नाम पर रजिस्ट्री है, एज पर गवर्नमेंट का जो म्युनिसिपल अथॉरिटी होती है, लोकल अथॉरिटी होती है, वहां पर रजिस्ट्री करवाई जाती है बिल्डिंग की, यानी कि ये बिल्डिंग इस पर्सन के नाम पर है। तो रजिस्टर्ड ओनर का मीनिंग है कि उस रजिस्ट्री में उसका नाम लिखा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है तो ए का नाम उस बिल्डिंग की रजिस्ट्री में लिखा होना चाहिए कि ये रजिस्टर्ड ओनर है। उसी तरह से कई बार क्या होता है कि लोन लेने के लिए बिल्डिंग को गिरवी रखा जाता है, तो जो पर्सन इसमें गिरवी रखेगा वही उसका मालिक माना जाएगा, ना कि जो पर्सन लोन दे रहा है वो उसका मालिक नहीं माना जाएगा, बल्कि जो पर्सन गिरवी रख रहा है अपनी बिल्डिंग को वही उसका मालिक माना जाएगा। अब केस आता है डीम्ड ओनर क्या है। डीम्ड का मीनिंग है माना हुआ। ऐसे कौन से केस है जिसमें डीम्ड ओनर आएगा। डीम्ड ओनर, इसमें सबसे पहला केस आता है एन इंडिविजुअल ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू स्पाउस विदाउट एडवोकेट कंसिडरेशन। तो डीम्ड ओनर का पहला पॉइंट है स्पाउस। फॉर एग्जाम्पल कोई हस्बैंड है, उसकी कोई नाम पर बिल्डिंग है, वो उसने ट्रांसफर कर दी अपनी वाइफ को, लेकिन जब हस्बैंड ने अपनी बिल्डिंग जो उसके नाम पर थी अपनी वाइफ को ट्रांसफर की, लेकिन उसके लिए कोई उससे पैसे तो नहीं लिए। जब तक एडिक्वेट कंसीडरेशन नहीं होगा, यानी कि जो उस बिल्डिंग की वैल्यू है वो उसकी वाइफ ने तो पे नहीं की, तो इस केस में जो हस्बैंड है वही ओनर माना जाएगा। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि विद इन ईयर जो प्रॉपर्टी है, जो बिल्डिंग है, वो ट्रांसफर कर दी जाती है हस्बैंड के द्वारा वाइफ के नाम पर टैक्स से बचने के लिए। तो इस केस में क्या है कि अगर तो वाइफ उसे पेमेंट कर दे जो भी एडिक्वेट कंसीडरेशन बनता है, मान लीजिए बिल्डिंग 2 लाख रुपए की है, अगर तो उसकी वाइफ 2 लाख की पेमेंट कर दे थ्रू बैंक तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब तक वो पैसे ही नहीं देगी तो इस केस में जो उसका हस्बैंड होगा वही उस बिल्डिंग का ओनर माना जाएगा, क्योंकि जब तक पेमेंट ही नहीं हुई है तब तक। तो ये है सबसे पहला केस डीम्ड ओनर का। सेकंड वन की बात करें तो इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी
द एसोसिएशन ऑफ पर्सन और कंपनी टू होम इट इज अलॉटेड कॉल्ड ओनर। तो सेकंड केस है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में क्या होगा, जैसा हम जानते हैं कि एक सोसाइटी बनी होती है उसमें 20, 30, 50, 100 फ्लैट होते हैं। तो वो जो फ्लैट हैं वो सोसाइटी के नाम पर होते हैं। वो धीरे धीरे अलग अलग लोगों को अलॉट किए जाते हैं। मान लीजिए अलग अलग पर्सन है A B C D, तो इस तरह से अलग अलग पर्सन को अलॉट किए जाते हैं, लेकिन पहले वो सभी फ्लैट सोसाइटी के नाम पर ही होते हैं। तो इस तरह से अलॉट करने में, उनके नाम पर ट्रांसफर करने में कुछ समय लग जाता है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही गया कि ये वाला फ्लैट A को अलॉट होगा, ये B को, या C को, या D को, तो वो उसके अंदर रहने तो पहले से ही लग जाएंगे। तो इस केस में वो जो पर्सन होंगे वही उस फ्लैट के ओनर माने जाएंगे, क्योंकि हालांकि वो फ्लैट सोसाइटी के नाम पर है, लेकिन उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही चुका है कि ये फ्लैट A को मिलेगा, ये B को, ये C को, ये D को। तो इस तरह से वो उसमें रहने भी लग गई, यानी कि पोजेशन तो उनके हाथ में आ ही गया, तो इसलिए वो पर्सन ओनर माने जाएंगे, ना कि सोसाइटी। तो ये था कोऑपरेटिव सोसाइटी का केस, जिसमें डीम्ड ओनर जो एसोसिएशन है पर्सन का या जिनके हाथ में पोजेशन है वही माने जाएंगे। थर्ड केस आता है ए पर्सन टू whom is allowed to retain possession of any building in performance of any contract। तो थर्ड केस आता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किन्हीं पर्सन के बीच में। मान लीजिए A और B दो अलग अलग पर्सन है, इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ पर जिसके पास उस बिल्डिंग का अधिकार होगा, मान लीजिए A के पास पोजेशन है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दोनों के बीच, तो ही दोनों की सहमति से कहीं ना कहीं A के पास अगर पोजेशन है तो वही उस बिल्डिंग का ओनर माना जाएगा। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जिस पर्सन के पास उस बिल्डिंग का अधिकार है, यानी कि बिल्डिंग में A ही रह रहा है, तो वही ओनर माना जाएगा। तो ये था केस नंबर थर्ड। पहला केस एक बार फिर रिमाइंड कर लेते हैं। पहला केस था कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के नाम पर कोई बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया गया वाइफ के द्वारा, तो उस केस में हस्बैंड को ही ओनर माना जाएगा। सेकंड केस था कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जिसमें जो फ्लैट हैं वो अलग अलग पर्सन के पोजेशन में तो आ ही चुके हैं, उनके नाम पर ट्रांसफर होने में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया उनके नाम पर तो आ ही जाएंगे, लेकिन पोजेशन आ गया तो वो जो पर्सन्स होंगे वो ही उनके ओनर माने जाएंगे। थर्ड केस में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है A और B के बीच में, A उस बिल्डिंग में रह रहा है तो पोजेशन भी उसी का माना जाएगा, क्योंकि वो उसमें रह रहा है, उसके अधिकार में ही मानी जाएगी। फोर्थ केस क्या है डीम्ड ओनर का। फोर्थ वन इज कोई जमीन हमने लीज पर दे दी है, तो अगर कोई जमीन लीज पर दे दी है 12 साल से ज्यादा के लिए, मोर देन 12 ईयर्स, तो अगर कोई जमीन बिल्डिंग 12 साल से ज्यादा के लिए लीज पर दे दी है, तो जिस पर्सन को लीज पर दी है वही उसका ओनर माना जाएगा। यह है फोर्थ केस। और फिफ्थ केस आता है कि जिस पर्सन को लीज पर दी उसने उस जमीन पर एक हाउस बना दिया, तो अब उस हाउस का ओनर कौन होगा। तो जब 12 साल से ज्यादा के लिए जमीन लीज पर दी, यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, एक A है और एक B है। A ने अपनी जमीन B को दे दी 12 साल से ज्यादा के लिए, मान लीजिए 15 सालों के लिए दे दी, तो 15 साल के लिए जमीन लीज पर दी है, यानी कि 12 साल से ज्यादा हो गया, तो इस केस में ओनर माना जाएगा B। अब B ने क्या किया कि 15 साल के लिए मेरे कब्जे में तो आ ही गई है जमीन, तो उसने उस पर हाउस भी बना दिया, तो उस हाउस का ओनर भी B ही माना जाएगा। यानी कि 12 साल से ज्यादा के लिए लीज पर जैसे जमीन आई, तो जिस पर्सन को लीज पर दी गई वही ओनर माना जाएगा, और अगर वो उस जमीन पर कोई घर वगैरह बना ले तो वही ओनर माना जाएगा। तो ये थी डीम्ड ओनर की बात। अब अगर बात करें, थर्ड केस था या थर्ड बेसिस था कि जो बिल्डिंग है वो बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज ना हो, क्योंकि अगर बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज होगी तो वो आ जाएगी PGBP में, यानी कि प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में मानी जाएगी। तो इसलिए वो जो बिल्डिंग है वो असेसी के द्वारा
अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज नहीं की जानी चाहिए। या फिर एम्प्लॉइज का भी पॉइंट था, उसमें क्या था कि उसने एम्प्लॉइज को दे दी, लेकिन एम्प्लॉइज तो उसके बिजनेस के ही हैं, तो उस केस में भी बिजनेस इनकम मानी गई। तो जो असेसी है उसके द्वारा जो बिल्डिंग वगैरह है वो यूज नहीं की जानी चाहिए अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए। हालांकि जिसे वो रेंट पर देगा वो तो हो सकता है यूज भी करे। तो ये थी बात कि बेसिस क्या है चार्ज का, कि कब कब जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इनकम आएगी और कब कब नहीं आएगी। तो 3 बेसिस थे इसके। सबसे पहले था कि जो बिल्डिंग है वो लैंड पर एक बिल्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर खाली लैंड होगी, कोई ग्राउंड होगा, उसे रेंट पर दिया तो वो तो इसमें नहीं आएगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। उसके बाद रजिस्टर्ड ओनर होना, रजिस्ट्री में नाम होना चाहिए। और थर्ड वन था बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज नहीं की जानी चाहिए बिल्डिंग असेसी के द्वारा। और डीम्ड ओनर का हमने 5 केस कर लिए। सबसे पहले था स्पाउस वाला केस, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट था, उसके बाद लीज पर दी गई और उस लीज पर हाउस बना दिया गया, वो 5वां केस था। तब कुछ ऐसी इनकम जो टोटली एग्जम्प्ट है, यानी कि जब टोटली एग्जम्प्ट इनकम है, यानी कि जब इन इंस्टीट्यूशन से इनकम आएगी वो इस हेड के अंडर टैक्सेबल नहीं होगी, या बल्कि किसी भी हेड के अंडर टैक्सेबल होगी नहीं उस तरह की। या फिर उन इंस्टीट्यूशन से जब इनकम आएगी तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सबसे पहले आता है लोकल अथॉरिटी से कोई इनकम आ रही है, या फिर कोई साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से इनकम आ रही है, ट्रेड यूनियन से है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, पॉलिटिकल पार्टी है, कोई यूनिवर्सिटी या एजुकेशन पर्पज के लिए, या फिर कोई हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूशन है फिलैंथ्रोपिक पर्पज के लिए, जिनका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। यानी कि इन सभी इंस्टीट्यूशन से जब भी इनकम आएगी वो टोटली एग्जम्प्ट होगी, उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। उसके अलावा अगर बात करें तो ओन बिजनेस सेल्फ ऑक्यूपाइड, या फिर खुद के घर के लिए वही बिल्डिंग यूज की जा रही, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उस पर भी कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो ये थी बात बेसिक क्या है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करना है, यानी कि किस तरह से हम इनकम को कैलकुलेट करेंगे, एनुअल वैल्यू बिल्डिंग के निकाल लेंगे और फिर उस पर टैक्स दिया जाएगा, वो सभी प्रोसीजर क्या है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।